Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samila Naseem and I am representing masterg.com. From today we will start FSC first year chapter 1. Chapter 1 is regarding measurements और dear students इस chapter में हम basically बात करेंगे कि measurements किस तरह ली जाती हैं physics के अंदर, क्या basic rules हैं measurements के और कौन कौन सी ऐसी units हैं या फिर quantities हैं जो कि बहुत एसेंशियल हैं फॉर द मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के बिल्कुल बिगिनिंग से। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। अब देखें, ये जो इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, मेरे लिखने का क्या मकसद है, यहाँ आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब ये दुनिया स्टार्ट हुई, यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, फ्रॉम द बिगिनिंग कोई हमारे पास नई इन्वेंशंस नहीं थी, कुछ न्यू नहीं था, लेकिन क्या था कि कोई भी डिसऑर्डरनेस होती थी, कोई भी चेंजेस होते थे, तो इंसान उन चेंजेस को देखकर खुद ये सोचता लाजमी था कि ये चेंज क्यों हो रहा है। अब यहाँ देखें, इधर मैंने लिखा एवर सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड दे रिमेन थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग द नेचुरल फिनोमेना एंड डिसऑर्डरनेस प्रिवेलिंग। So this is very important for you that what is the thinking, what is the observation। अब यहाँ देखें कि आपने बड़ा सुना होगा, न्यूटन बैठा हुआ था सेब के दरख्त के नीचे, ऊपर से एक सेब गिरा, उसके सर को लगा और न्यूटन ने कहा ये सेब क्यों गिरा है। अब वो एक जो डिसऑर्डरनेस आई, उसकी वजह से न्यूटन ने कहा यार ये सेब क्यों गिर गया। मैंने यहाँ वही उसी सेब की बात की है, उसी एप्पल की बात की है जिसने हमें न्यूटन के 3 लॉज दिए, और आज तक हमारे बच्चे न्यूटन को कोई दुआएं देता है, कोई बदुआएं देता है। नाउ मूव ऑन। अब देखें, ये जो बेसिकली ये जो थिंकिंग का प्रोसेस था, ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेस था, ये मूव ऑन हुआ, हमारे पास साइंस बनी। साइंस की एक सिंगल ब्रांच थी विच वॉज नेचुरल फिलोसफी, and natural philosophy was further divided into biological sciences and physical sciences. So what is basically biological sciences? Dear students, biological sciences के अंदर आपको नाम से ही थोड़ा आइडिया हो जाएगा, the science of living things। biological sciences में हम basically बात करते हैं science of living things की, जिसमें आपकी bio आ जाती है, बॉटनी आ जाती है, zoology आ जाती है, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, zoology स्टडी ऑफ एनिमल्स। सो नाउ आफ्टर दैट जो हमारे पास नेचुरल फिलोसफी का एक सेकंड जो उसकी ब्रांच थी वो थी फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस है नॉन लिविंग थिंग्स की। अब आपको फिजिकल, क्योंकि ये फिजिकल साइंस है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इसका जो फंडामेंटल है वो क्या है, फिजिक्स है। इसके बाद इसमें केमिस्ट्री आती है, इसमें एस्ट्रोनॉमी भी आ सकती है, जियोलॉजी भी आ सकती है। अच्छा, इसके बाद हमने जो फिजिक्स, क्योंकि हमारा लेक्चर फिजिक्स का है, कोर्स हमारा फिजिक्स का है, लिहाजा फिजिक्स की जो डेफिनेशन है हम उसको बड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप? Here I will going to tell you about this basic Einstein mass energy equation। ये इक्वेशन क्या है? आइंस्टाइन ने जो हमें दी मैस एनर्जी की इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन के थ्रू हम ये बात कहते हैं कि एनर्जी और मैस, और उसके बाद दिस सी इज रिप्रेजेंटिंग लाइट। अब जो भी दुनिया के अंदर अमल हो रहे हैं, लाइट प्रोड्यूस हो रही है या जो मैस प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें, इनकी जो बेस है ये आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन है। अच्छा, अब इसके बाद मैटर एंड एनर्जी। बेसिकली व्हाट इज मैटर एंड एनर्जी? मैंने यहां आपको बताया कि मैटर और एनर्जी ही नहीं है सिर्फ फिजिक्स, इन दोनों का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप भी है, वो बेसिकली फिजिक्स है। अब ये कैसे स्टडी करेंगे हम? देखें, मैकेनिक्स, मैंने सिर्फ 2 ब्रांचेस ली, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिक्स में क्या है? मैटर, एनर्जी, और इलेक्ट्रिसिटी में मैटर और एनर्जी है, लेकिन इसमें मैटर क्या है मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में मैटर क्या है, एनर्जी दोनों में क्या है। जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैकेनिक्स के अंदर मैं बात करता हूं
अब देखें स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स में किसी भी चीज का मोशन, किसी बॉडी का मोशन, फॉर एग्जांपल एक कार है वो मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है। ऑब्वियसली कार को मूव करवाने के लिए हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और कार आपके पास क्या है? मैटर है। लिहाजा वी कैन से दैट इन मैकेनिक्स वी आर यूजिंग मैटर विच इज कार एंड द एनर्जी दैट कार रिक्वायर्स फॉर द मोशन। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी में भी देख लेते हैं। अब सेकंड इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज कौन सा? नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा इधर देखें जरा, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है? एक मैटर है, और इसके बाद प्लस जो मेरे पास एनर्जी है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, so that the energy required for the motion of electron is energy, and electricity के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये मैटर, और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स है, वो बेसिकली आपके पास एनर्जी है। लिहाजा इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर दिया मैटर और एनर्जी। मैकेनिक्स में भी हमने बात कर ली मैटर और एनर्जी की। इसी तरीके से फिजिक्स की बाकी ब्रांचेस भी हैं जिनमें हम मैटर और एनर्जी के कॉम्बिनेशन को स्टडी कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको छोटी सी एक बात बताता चलूं कि फिजिक्स की हमारे पास कुछ मॉडर्न ब्रांचेस भी आ चुकी हैं, जिनमें न्यूक्लियर फिजिक्स की जो मॉडर्न ब्रांचेस, उनमें न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास एक सर फहरिस्त है। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, इसी तरीके से कुछ हमारे पास क्लासिकल ब्रांचेस है फिजिक्स की। अब क्लासिकल ब्रांचेस का क्या मतलब है? क्लासिकल ब्रांचेस का मतलब है ओल्ड ब्रांचेस, जैसे कि साउंड आपके पास एक ओल्ड ब्रांच है, लाइट आपके पास एक ओल्ड ब्रांच है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 1.1 वो है रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। बेसिकली इसमें हमें बताया गया है देयर आर 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। Number 1, world of extremely large object. So in the world of extremely large object, there comes the universe itself, and we have been told regarding the age of universe. हमें ये बताया गया है कि यूनिवर्स हमारा तकरीबन 20 बिलियन ईयर्स पुराना है। 20 बिलियन ईयर्स पहले बना था। और ये कैसे पता चला? ये रेडियो टेलीस्कोप के जरिए हमें बताया गया। अब इसके बाद वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स, इसमें आपके प्लैनेट्स आ जाते हैं। अर्थ आ गया, जुपिटर आ गया, प्लूटो आ गया, सैजिटेरियस, ये सारे के सारे आपके प्लैनेट्स इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आपकी बिल्डिंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इवन के जो माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि मीडियम साइज ऑब्जेक्ट में ही क्यों बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, ये क्यों एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में नहीं आ रहे? आपको पता है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से एक छोटी चीज और भी पाई जाती है जिसको हम एटम कहते हैं। क्योंकि हमने एटम को कैरेक्टराइज करना है एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के अंदर, इस वजह से जो एक हमारा मीडियम साइज ऑब्जेक्ट है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ किस चीज को लिया? प्लैनेट्स को लिया, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को भी हमने उसके अंदर ले लिया। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क। सो यू नो दैट न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ एटम। किसी भी एटम के सेंटर के अंदर जो चीज पाई जाती है वो न्यूक्लियस होता है। ये आपने केमिस्ट्री में मैट्रिक में पढ़ा होगा। रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉइल का। उस एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा होगा
कि न्यूक्लियस की उसने डिस्कवरी उसके अंदर की थी। कैसे न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था? उसने प्रूव किया था कि कोई दरमियान में एक हैवी पार्टिकल है जिसकी वजह से जो हमारी रेडिएशन अल्फा रेज जो भी रेडिएशन हैं वो प्रॉपरली उसके अंदर से पास ऑन नहीं हो रही। सो यहाँ मैंने साथ आपके पास साइज वगैरह लिखा है। जो एटम है हमारे पास वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर साइज है एटम का। न्यूक्लियस जो कि सेंट्रल पार्ट है एटम का 10⁻12 सेंटीमीटर है। मेरी बात को गौर करें, यहाँ -8 है। दिस इज नॉट ओनली 8, दिस इज -8 and this is not only 12, this is -12. It means that atom is having larger size than that of nucleus. Similarly प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कि पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, लिहाजा 10⁻³ सेंटीमीटर, 10⁻12 न्यूक्लियस था, 10⁻³ सेंटीमीटर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइज हो गया। इट मींस कि वो न्यूक्लियस से छोटे। अब इलेक्ट्रॉन 10⁻16 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे हो गए। अब लास्ट में ये लिखा है क्वार्क, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, क्वार्क। डियर स्टूडेंट्स, क्वार्क आप इसको डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर, लास्ट चैप्टर्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर है, उसके एंड में आप क्वार्क के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसके लिए इतना बहुत है कि क्वार्क हम यूज करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन के अंदर, लिहाजा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सब पार्टिकल भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 1.2 इज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल नाम से ही जाहिर है कि वी कैन सी, वी कैन टच, एंड दैट मस्ट हैव अ फिजिकल सिग्निफिकेंस टू। सो द डेफिनेशन इज the quantities that can be measured and have physical significance. such quantities, ऐसी quantities जो कि हम measure कर सकते हैं, उनकी कोई physical significance भी है, वो तमाम तर quantities हमारे पास physical quantities कहलाती हैं। and the physical quantities can be velocity, time, similarly mass, length and anything like this. There are two types of physical quantities basically, base quantities and derived quantities. What is base quantities? In terms of which other quantities can be described. अब जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि बेस इस वर्ड से ही बड़ा एक क्लियर है। बेस का मतलब होता है बुनियाद। अब बुनियाद क्या मतलब है? बिल्डिंग स्टार्ट की आपने, उसकी आपने बेस स्ट्रांग की, उसकी बुनियाद कोई भरी, उस बुनियाद के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई। इसी तरीके से क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की एक बेस है, एक बुनियाद है जिसके ऊपर आपने तमाम अदर क्वांटिटीज को खड़ा करना है, जिसके ऊपर आपने पूरी बिल्डिंग बनानी है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने एक घर की बुनियाद में पूरी बिल्डिंग बनाई, इसी तरीके से एक बेस क्वांटिटी के ऊपर आपने पूरी बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग किसकी बनानी है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बिल्डिंग बनानी है। यानी कि वो क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज से ड्राइव हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? ड्राइव क्वांटिटीज। अब ड्राइव क्वांटिटी नाम से ही बहुत क्लियर है, गाड़ी को ड्राइवर की जरूरत होती है। अब गाड़ी क्वांटिटी है और इसका ड्राइवर कौन है? बेस है। अब बेस क्वांटिटी हमें इस्तेमाल हम करते हैं, हम यूज करते हैं बेस क्वांटिटी को किसके लिए? एक्सप्लेन करने के लिए ड्राइव क्वांटिटीज को। सो देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज इन नंबर। आपको बेस क्वांटिटीज का चार्ट शो हो रहा होगा, आप उससे हेल्प ले सकते हैं कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं। अब इसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज पे आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो कि बेस से ड्राइव की गई हो ड्राइव क्वांटिटीज। अब ये ड्राइव कैसे की जाती हैं, थोड़ा सा जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मेरे पास वेलोसिटी है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। लें जी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाय टी। डी क्या है? लेंथ है, और टाइम टी हमारे पास टाइम है। तो बच्चे, आप स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि
ये भी एक बेस क्वांटिटी है और ये भी एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरीके से मैंने एक्सीलरेशन यहां लिखा, एक्सीलरेशन को भी हम देख लेते हैं कैसे बनता है। एक्सीलरेशन बराबर होती है v बाय टी के, सॉरी v बाय टी के, और v किसके इक्वल होता है, d बाय टी के। ये d बाय टी के इक्वल हुआ, इट मींस के ये t का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक्सीलरेशन भी अल्टीमेटली बेस क्वांटिटीज से आई, वेलोसिटी भी अल्टीमेटली बेस क्वांटिटीज से आई। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर टुडेज लेक्चर, और ये इसके बाद इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अभी लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में अगर कोई आपके पास कोई क्यूरी है, कोई आपको प्रॉब्लम है इस जो लेक्चर आज दिया गया इसके रिगार्डिंग, तो काइंडली नीचे कमेंट्स में आप इसके बारे में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।